देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पहिया जो विरामावस्था में है 3.0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कोणीय त्वरण के अंतर्गत 2.0 सेकंड तक घूमता है। इस समय अंतराल में पहिया कितना कोणीय वेग अर्जित कर लेगा तथा उसमें कितना विस्थापन होगा। एक पहिया जो विरामावस्था में है, विरामावस्था का मतलब क्या हुआ, वो रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो इसका प्रारंभिक कोणीय वेग कितना हो जाएगा, जीरो। इसका जो प्रारंभिक कोणीय वेग हुआ वो जीरो हो जाएगा। और प्रारंभिक कोणीय वेग को किसे डिनोट करते हैं, ओमेगा नॉट से। तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, जीरो। 3.0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण इसमें है अल्फा, और ये है 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अंतर्गत 2.0 सेकंड तक घूमता है। जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है इसमें, टाइम ये दिया हुआ है 2 सेकंड। एंड इस समय अंतराल में पहिया कितना कोणीय वेग अर्जित कर लेगा, कितना अर्जित कर लेगा, तो कितना अर्जित कर लेगा कोणीय वेग, यानी कि फाइनल कोणीय वेग पूछ रहा है आपसे, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद कह रहा है उसमें कितना विस्थापन होगा, तो विस्थापन को आप थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, कोणीय वेग और थीटा दो चीजों की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें आप जानते हैं घूर्णन गति का समीकरण, घूर्णन गति का प्रथम समीकरण, घूर्णन गति का प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण, घूर्णन गति का प्रथम समीकरण लेंगे तो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यहाँ देखिए कितना है, जीरो, प्लस अल्फा की वैल्यू कितना है, 3, और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, 2। तो 3 2 जा 6, 6 इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आपको विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन देखिए यहाँ पे कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, और टाइम ड्यूरेशन आपको कितना दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 2 सेकंड दिया हुआ है, 2 हो जाएगा प्लस हाफ अल्फा। अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा आपका दिया हुआ है 3, और टाइम दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, और ये बचेगा हाफ इंटू 3, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। इससे आप डिवाइड कर लेंगे, ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 2 जा 6। और थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन। तो एक आंसर आपका ये हो गया, कोणीय वेग कितना अर्जित कर लेगा, 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन कितना होगा, 6 रेडियन। एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक रेलगाड़ी का पहिया 6 चक्कर पर सेकंड, 6 चक्कर पर सेकंड लगा रहा है। ब्रेक लगाने पर वह 12 सेकंड में रुक जाता है। ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय मंदन कितना होगा। कोणीय मंदन आपसे पूछ रहा है, कोणीय मंदन देख लीजिए, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी का पहिया 6 चक्कर पर सेकंड लगा रहा है, 6 चक्कर पर सेकंड लगा रहा है, यानी कि प्रारंभिक कोणीय वेग दिया, प्रारंभिक आवृत्ति दिया हुआ है, एन नॉट से डिनोट कर लेते हैं। और ये कितना दिया है, 6 राउंड पर सेकंड, 6 राउंड पर सेकंड दिया हुआ है। और ब्रेक लगाने पर वह 12 सेकंड में रुक जाता है, 12 सेकंड में रुक जाता है, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 12 सेकंड, और रुक जाता है, तो अंतिम कोणीय वेग कितना हो जाएगा, जीरो। और प्रारंभिक कोणीय वेग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एन नॉट, 2 पाई एन नॉट की वैल्यू कितना है, 6।
तो ये हो जाएगा 12 पाई, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय मंदन कितना होगा। कोणीय मंदन आपको फाइंड करना है, यानी कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, प्रारंभिक कोणीय वेग आपको मालूम है, अंतिम कोणीय वेग 0 हो गया है, और अल्फा आपको फाइंड करना है, और टी भी गिवन है। तो यहाँ पे देखिए, घूर्णन गति का जो प्रथम समीकरण होता है, क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना है, 12 पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितना है, यहाँ पे अल्फा अगर देखेंगे तो अल्फा आपको फाइंड करना है, और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड दिया हुआ है। तो ओमेगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है देखिए कितना है, 0 है, एंगुलर वेलोसिटी, और 12 पाई प्लस 12 अल्फा। 12 अल्फा इधर कर लेंगे तो -12 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 पाई, 12 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू -5, और फाइव की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मंदन पूछ रहा है, तो मंदन क्या होगा, तो जो ये अल्फा की वैल्यू आई है ना, इसी को अगर हम पॉजिटिव ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मंदन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मंदन को दिखाता है, एक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, ये मंदन आ जाएगा, ये मंदन के लिए आंसर हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। इसमें क्या रहा है, जल का अणु, जल के अणु का जड़त्व आघूर्ण, उस अक्ष के परितः ज्ञात कीजिए जो हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा को समद्विभाजित करते ही ऑक्सीजन परमाणु से गुजरती है। तो देखिए, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर अणु का, जल के अणु का सूत्र क्या होता है, H2O। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जल के अणु का अणु सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, और इसमें जो H2O की संरचना होती है ना, H2O हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो बीच में ऑक्सीजन एटम होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बेंट होता है थोड़ा सा, जैसे ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम ऐसे ऐसे थोड़ा बेंट होता है। तो यहाँ पे जो ये दो एटम है, हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, इनके बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है, इनके बीच की टोटल डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से इस पॉइंट से होकर जाने वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको निकालना है जड़त्वाघूर्ण। तो देखिए, यहाँ पे जब तीन पार्टिकल हैं तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए, ये एक कण है, एक कण ये है, एक कण ये है, तीन कण हैं, तीन पार्टिकल्स हैं एटम के रूप में, और तीनों के लिए, एक के लिए आप mr² जो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है, तीनों के लिए हम लगा देंगे। यहाँ पे m उनके मास हैं, और जो r है, ये घूर्णन अक्ष से उनकी डिस्टेंस हुई, घूर्णन अक्ष से कितने डिस्टेंस पर वो उपस्थित हैं, इसको आप देखेंगे। तो देखिए, आई इज इक्वल टू M1, M1 की वैल्यू ऑक्सीजन परमाणु के लिए अगर मान लेते हैं M1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगी, 0, प्लस M2 हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का दिया हुआ है मास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻27, और R जो डिस्टेंस होगा वो 1 एंगस्ट्रॉम का आधा होगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 10⁻10, और इसका आधा मतलब बाई 2। और नेक्स्ट के लिए यही वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻27, और 10⁻10 का ½ तो देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स है, सेम वैल्यू है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू 10⁻10 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 10⁻20, और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे 2, और 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे 0.8। तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.8, 0.8 इंटू 10⁻, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -47।
-47 -47 47 -47 और इसको i इज इक्वल टू अगर 8.0 कर देंगे, ये हो जाएगा 10 टू पावर -48। अब ये जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। वाटर मॉलिक्यूल का इस अक्ष के परितः ये जड़त्व आघूर्ण होगा। इस अक्ष के परितः जो ये अक्ष दिया हुआ है। ठीक, इसके साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है M1 M2 M3 द्रव्यमान के तीन कण स्मॉल ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं। M1 द्रव्यमान वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें तीन मास हैं M1 M2 M3 और तीनों समबाहु त्रिभुज है कोई, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? A है और उनके सिरों पर रखे हुए हैं। देख लीजिए जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है और इसके कॉर्नर पे रखे हुए हैं। ठीक है, इसके कॉर्नर पर रखे हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, एक एटम यहाँ पर है ये, और इसके अलावा एक एटम यहाँ पर है, मतलब उसका मास दिया हुआ है कण का। मान लीजिए कण है कोई, ठीक है, या फिर कोई बॉडी है, तो इसका मास दिया हुआ है कितना? M1। इसका मास कितना है? M1 और इसका मास कितना है? M2। इसका मास कितना है? M3। तो कह रहा है इस अक्ष के परितः इससे होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। इसके परितः, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन कण हैं, ये तीन कण हैं। तो तीनों कण के लिए अगर आप जड़त्व आघूर्ण देखेंगे तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो वो मास M1 है, M1 और R उसकी डिस्टेंस 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि देखिए इस मास से होकर जाता है ये घूर्णक। जब इस मास से होकर जाता है ये, तो इसकी, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसी अक्ष पे होगा। तो इस अक्ष से इसकी डिस्टेंस कितना होगी? 0 ही होगी। तो देखिए प्लस M2 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 और इस अक्ष देखिए ये भुजा इसकी कितना है? A है। टोटल भुजा कितनी है? A है। जब टोटल भुजा A है तो इस अक्ष से इसकी दूरी कितना हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा A/2 का स्क्वायर प्लस M3 और यहाँ भी डिस्टेंस कितना होगी? A/2, A/2 का स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू अगर इसको सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? M2 और A स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 प्लस M3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A स्क्वायर बाई 4 कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास? M2 प्लस M3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसी को और रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे I इज इक्वल टू 1/4 और ये हो जाएगा M2 प्लस M3 और ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो इस रूप में इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सभी क्वेश्चन को आप प्रॉपरली फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है ये प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब आराम से आपको आते रहेंगे क्वेश्चन, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो कॉन्सेप्ट आपके पास होगा।
और क्वेश्चन भी आप अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी ठोस गोले का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, इसकी किसी स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कोई गोला है, ठोस गोला है ये, तो ठोस गोला, तो देखिए ठोस गोला है, जैसे मान लीजिए ये कोई गोला है, ये कोई गोला है, ये गोले का सेंटर है, ये गोले का सेंटर है, और इस यहां से मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, यहां से होकर कोई स्पर्श रेखा जाती है। ठीक है, कोई स्पर्श रेखा यहाँ से होकर जाती है, ये ये इसी के परितः आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है। इसके परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है, वो है आई। आप जानते हैं ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से जो अक्ष जाएगा, यहाँ से जो भी अक्ष जाएगा, इस अक्ष के परितः अगर आप जड़त्व आघूर्ण देखेंगे, इस जड़त्व आघूर्ण को क्या कहते हैं, आई सी एम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के पड़ता है, क्योंकि ये इसके समांतर है। यहाँ देखिए आईसीएम जो है इसके ये समांतर है, तो यहाँ पे समांतर अक्षों का प्रमेय लगाएंगे। समांतर अक्षों का प्रमेय आपने क्या पढ़ा है, समांतर अक्षों का प्रमेय, समांतर समांतर अक्षों का प्रमेय, समांतर अक्षों का प्रमेय क्या है, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू आई सी एम, गोले के लिए इस अक्ष से पड़ता जड़ता आघूर्ण कितना हो जाएगा, और ये चूंकि ठोस गोला है शायद, हाँ, किसी ठोस गोले का द्रव्यमान, ठोस गोले का लिए दिया हुआ, तो ठोस गोले का क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम, और यहाँ पे ए क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, ये पैरेलल जो लाइनें हैं इनके बीच के डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसी को क्या कहते हैं, ए। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर हो गया, और ये स्पर्श रेखा हो गया, और ये सरकमफेरेंस पर ही है, तो यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये इसकी रेडियस ही होगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, आर, तो आर का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, 2/5 यहाँ बचा, और यहाँ पर क्या हुआ, 1। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, और ये एलसीएम हो जाएगा 5 और 2 प्लस 5। तो टोटली ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/5। तो ये आपका हो गया 7/5 एम आर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इस 6 नंबर पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक ठोस बेलन का द्रव्यमान m, लंबाई l तथा त्रिज्या r है, इस बेलन का जड़त्व आघूर्ण इसकी लंबाई के अनुदिश सतह से गुजरने वाली अक्ष के परितः ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें देख लीजिए क्या दिया हुआ है, बेलन दिया हुआ है, और ये बेलन में अगर आप देखेंगे, तो देखिए एक बेलन दिया हुआ है, जिसे ये मान लीजिए बेलन है, ये बेलन है, और ये आपका बेलन है, ठोस बेलन है, ठोस बेलन है ये ये ठोस बेलन है आपका, और इसमें इस अक्ष के परितः यहां से जो अक्ष जाती है उसको आप जानते हैं, कि इस अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः अगर देखेंगे, इस अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः अगर इसका जड़त्व आघूर्ण देखेंगे, तो ये क्या कहलाता है, आई सी एम, आई सी एम कहलाता है। और आपसे देखिए यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, इस बेलन का जड़त्व आघूर्ण इसकी लंबाई के अनुदिश सतह से गुजरने वाली, लंबाई ऐसे दिया हुआ है तो सतह से गुजरने वाली, यानी कि वो कहां से होकर जाएगा, अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो वो कहां से होकर जाएगी,
यहां से होकर जाएगी, इस अक्ष के प्रत्यय जड़ता घूर्ण निकालना है। ठीक है, इस अक्ष के प्रत्यय जड़ता घूर्ण निकालना है। इस अक्ष के प्रत्यय, जब इस अक्ष के प्रत्यय जड़ता घूर्ण निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, आई। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बेलन है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और इस अक्ष के प्रत्यय जड़ता घूर्ण आपको बताना है, इस अक्ष के प्रत्यय। तो देखिए इसके पैरेलल ही है ये, तो समांतर अक्षों का प्रमेय ही लगेगा यहाँ पर भी। समांतर अक्षों का प्रमेय, समांतर अक्षों का प्रमेय। तो समांतर अक्षों का प्रमेय क्या है, आई सी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू आई सी एम देखेंगे तो देखिए ठोस बेलन जो होता है, ठोस बेलन ही है, तो ठोस बेलन जो होता है ना, उसके इस अक्ष के प्रत्यय अगर आप जड़ता घूर्ण देखेंगे तो क्या होता है, वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम, और यहाँ पे ए डिस्टेंस होता है इन अक्षों के बीच का। तो यहाँ पे इन अक्षों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, वो इस सिलेंडर की रेडियस ही होगी, देख लीजिए। तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर। तो आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा हाफ, यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ, हाफ, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, वन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, और ये एलसीएम ले लेंगे टू, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू। तो ये टोटल सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 एम आर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी साइकिल के पहिए का जड़ता घूर्ण 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, 15 न्यूटन मीटर की बलाघूर्ण द्वारा विरामावस्था से 10 सेकंड तक घुमाया जाता है, कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कार्य की गणना करनी है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, गलती तो होगी शायद। तो देखिए इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, किसी साइकिल के पहिए का जड़त्वाघूर्ण 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण दिया हुआ है, जड़त्वाघूर्ण किसे डिनोट करते हैं, आई से। जड़त्वाघूर्ण किसे डिनोट करते हैं, आई से। ये दिया हुआ है 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और 15 न्यूटन मीटर के बलाघूर्ण, बलाघूर्ण को इसे दिखाते हैं टाउ से। ये दिया हुआ है 15 न्यूटन इंटू मीटर के बलाघूर्ण द्वारा विरामावस्था में क्या हो जाएगा, कोणीय वेग, जो प्रारंभिक कोणीय वेग होगा वो 0 होगा, क्योंकि विरामावस्था से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, वो रेस्ट स्टेट में है, रुकी हुई अवस्था में है, 10 सेकंड तक घुमाया जाता है। तो टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड। ये 10 सेकंड दिया हुआ है, और कार्य की गणना कीजिए, यहाँ पे वर्क निकालना है, कार्य। ठीक है, और कार्य का फार्मूला आप जानते हैं, कार्य क्या होता है, कार्य होता है टाउ इंटू अल्फा। ठीक है, कार्य क्या होता है, आई टाउ इंटू अल्फा। ये तो देखिए, जैसे रेखी गति में आप पढ़ते हैं, रेखी गति में क्या पढ़ते हैं, कार्य बराबर क्या पढ़ते हैं, बल इंटू विस्थापन। बल इंटू क्या पढ़ते हैं, विस्थापन। वैसे यहाँ पे घूर्णन गति के लिए क्या पढ़ते हैं, बल के स्थान के लेते हैं टाउ, और विस्थापन के स्थान के लेते हैं थीटा। तो टाउ इंटू थीटा होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आप, यहाँ पर आपसे वर्क पूछ रहा है, कार्य कितना होगा, तो देख लीजिए कार्य कितना होगा। तो आप जानते हैं टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। तो टाउ की वैल्यू कितना है यहाँ पे 15, और आई, आई आपका दिया हुआ है 3, और अल्फा, तो यहाँ से अल्फा फाइंड कर लेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/3।
15/3। तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड कर लेंगे कितना हो जाएगा 5। तो 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। और अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। जब अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लिया तो आप थीटा निकाल सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, थीटा क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट देखिए क्या क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ओमेगा नॉट 0 है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू करेंगे तो ओमेगा नॉट 0 है, और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड प्लस हाफ, और अल्फा की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया कितना है 5, और यहाँ टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। देन थीटा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, और 1/2 इंटू 5, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 है। इससे आप डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा 50। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 250, 250, ये 250 हो गया, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी रेडियन। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 8, 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर में क्या है, इसमें देखिए कह रहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान व 50 सेंटीमीटर व्यास वाली एक शक्ति 4 सेकंड में 2 पाई रेडियन पर सेकंड का कोणीय वेग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बलाघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। शक्ति प्रारंभ में स्थिर है और तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूर्णन करती है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शक्ति, शक्ति क्या दिया हुआ है, शक्ति दिया हुआ है, शक्ति, शक्ति किसको बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं डिस्क को, किसको बोलते हैं डिस्क को, डिस्क को, ठीक है। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो एम की वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 किलोग्राम, और 50 सेंटीमीटर व्यास है इसका, यानी कि 2 आर की वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर व्यास की रेडियस हो जाएगी सेंटीमीटर में, तो अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 मीटर, ये हो जाएगा। और 4 सेकंड में इतना चक्कर लगाती है, तो 4 सेकंड टाइम दिया हुआ है, कितना है 4 सेकंड। 2 पाई रेडियन का कोणीय वेग उत्पन्न करने के लिए, तो कोणीय वेग जो उत्पन्न कर लेता है वो कितना है 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और कह रहा है चक्की प्रारंभ में स्थिर है, कितना बल आघूर्ण, आवश्यक बल आघूर्ण निकालना है। देखिए यहाँ पर कोणीय वेग उत्पन्न करने के लिए कि आवश्यक बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मतलब टाउ आपको फाइंड करना है, टाउ फाइंड करना है। और कह रहा चक्की प्रारंभ में स्थिर है और तल के लंबवत व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूर्णन करती है। तो देखिए चक्की प्रारंभ में स्थिर है तो प्रारंभिक कोणीय वेग कितना होगा 0 है, प्रारंभिक कोणीय वेग कितना होगा 0 है, और तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः घूर्णन करती है। तो देखिए, तो यहाँ पर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है, तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे बलाघूर्ण निकालना है, ठीक है। यहाँ पे बलाघूर्ण निकालना है, तो पहले देखिए, पहले आप देख लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 पाई, और ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है, और अल्फा नहीं मालूम है तो आप अल्फा निकाल लीजिए पहले, और टी दिया हुआ है यहाँ पर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो ये 4 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई/4, ये डिवाइड कर देंगे 2, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आपको टाउ निकालना है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये घूम रही है उसके अक्ष के परितः,
तो आई इज इक्वल टू उसका जड़त्व आघूर्ण फाइंड कर लीजिए। और जब कोई चक्की घूमती है तो उसके जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ, और एम की वैल्यू दिया हुआ है 10 किलोग्राम, और आर इसकी रेडियस है, और रेडियस कितना आया है? 25 -2। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इससे आप डिवाइड कर लेंगे 5, ये हो जाएगा 5, और इंटू 25 का स्क्वायर कर देंगे तो इतना हो जाएगा 10 to the power -4, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 हो जाएगा 2, और 5 दूनी 10, 2 12, ये एक बचेगा, 530 एक 31, ठीक है, इतना बचेगा। तो देख लीजिए, ये आपका आ गया कितना। तो इसको आप टोटल सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना हो गया? 5 इस इंटू 10 to the power -4, ठीक है, -4। तो ये हो जाएगा 0.3125, क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। तो इसमें करना क्या है, इसमें फाइंड क्या करना था आपको? इसमें टाउ ही फाइंड करना था, ठीक है, क्या फाइंड करना था? टाउ। तो देखिए, अब आई निकल आया तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? जब आपने आई फाइंड कर लिया तो टाउ इक्वल टू क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू होता है एम, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई कितना आ गया आपका? 0 कितना आ गया? 0.3125, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 5/2, 5/2, 5/2 आया। और पाई की वैल्यू देखिए, यहाँ से आप 5/2 की वैल्यू निकाल लेंगे 3.14/2, ये डिवाइड कर लेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे डायरेक्ट यही वैल्यू रख लेंगे, वैल्यू कितना होगी? तो देखिए, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1.57, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 नियर अबाउट इतना है 25 × 1.57, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.5 लगभग डेढ़ है ये, और ये इतना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 0.49, ठीक है, 0.49। और टाउ है तो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर। ये टाउ की वैल्यू आ जाएगी आपका। ये टाउ की वैल्यू आ गई आपका। चलिए नेक्स्ट के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 9 देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें 5 किलोमीटर माना और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या की चक्की अपने तल के लंबवत केंद्र से जाने वाले अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। यहाँ पर से 10 चक्कर लगाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? चक्की ही यहाँ पर है, चक्की ही है यहाँ पर भी, क्या है? चक्की है, चक्की यानी कि डिस्क ही है। चक्की को बोलते हैं, डिस्क को बोलते हैं, ठीक है, डिस्क को बोलते हैं। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? एम इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 किलोग्राम, एम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। 40 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक शक्ति, यहाँ पे जो उसकी रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.4 मीटर हो जाएगा ये। आप 100 से डिवाइड कर देंगे। अपने तल के लंबवत
केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घूम रही है यह प्रति सेकंड। देखिए तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम की वैल्यू 5 दिया हुआ है और आर है 0.4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ 5, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, यहाँ डिवाइड कर लेंगे 0.08, और इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे ये कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे दशमलव लगेगा कितना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये जड़ता आघूर्ण आपने निकाल लिया। अब करा यह प्रति सेकंड 10 चक्कर लगाती है, प्रति सेकंड 10 चक्कर लगाती है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू कितना है 10 प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड और 10 चक्कर लगाती है, ठीक है। तो प्रति सेकंड 10 चक्कर लगाती है तो ये आर की उसकी एन की वैल्यू दिया हुआ है कितना है 10, ठीक है, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई एन। तो 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14, और एन की वैल्यू कितना है 10, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये आपका है 62.8, कितना हो 62.8, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है आपसे घूर्णन गति ऊर्जा, क्या बोल रहा है, घूर्णन गति ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है घूर्णन गति ऊर्जा। तो घूर्णन गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई की वैल्यू कितना आई है आपका 0.4, 0.4, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 62.8 का स्क्वायर, इससे आप डिवाइड कर लेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 62 का जब आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 62 का स्क्वायर, तो 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, आप एक बार सॉल्व कर लेंगे 62.8, ठीक है, 62.8 का स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन 62.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे आप, कितना हो जाएगा ये, अगर 16 से 22 और 8 48 तो 50, 16, 1 2 4 1 5 2 3 12, 6 48, 4 6 12 16, 1 36 35, ये टोटल अगर आप लिखेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका 483493, ठीक, और दो अंक दशमलव है ये, तो यहाँ पे दशमलव ले आ लेंगे, ये आपका हो जाएगा 3944, 3.84, इतना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना हो जाएगा। और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये लगभग 2 4 8 6 7 1 1 आ जाएगा, और 2 अंक पे ये 1 अंक पे ये 3 अंक पे तो पॉइंट हो जाएगा 3, ठीक है? ये आपका आ जाएगा इतना जूल, जूल, ये आ गई आपकी गति ऊर्जा, तो ये गति ऊर्जा के लिए आंसर आ गया आपका, ये गति ऊर्जा आ गई।
हुँ, इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या निकालना था? फर्स्ट पॉइंट में आपको निकालना था घूर्णन गति ऊर्जा। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? कोणीय संवेग। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग आप जानते हैं, क्या होता है कोणीय संवेग? या कोणीय संवेग निकालते हैं तो J इक्वल टू क्या होता है? I इंटू ओमेगा। ठीक है, आई इंटू ओमेगा। तो इसे इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू कितनी आई है आपकी? आई की वैल्यू आई 0.4, 0.4, और आपने ओमेगा निकालना है। ओमेगा कितना निकालेंगे? 62.8, 52.8। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4, 25, 3, और हाँ, 24, 25 अपने 12, ठीक है? और दो के इसमें ना दो बिल्कुल लगा देंगे, कितना हो जाएगा? और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 ये जे का आंसर हो गया कौन सा वेग? ये कौन सा वेग का आंसर हो गया आपका? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितने? 10, 10। इसमें इसमें क्या दिया हुआ है? एक प्रोटॉन, द्रव्यमान दिया हुआ है प्रोटॉन का, द्रव्यमान दिया हुआ है प्रोटॉन का। द्रव्यमान देख लेते हैं कितना है। एम इज इक्वल टू 1.6, 1.6 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम। इसके बाद क्या दिया हुआ? 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर व्यास है इसका, 0.2 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी? 0.1 मीटर। व्यास के वृत्त में घूम रहा है। यदि प्रोटॉन पर आरोपित अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है, ये कितना है? 4.9, 4.9 इंटू 10 to the power -10 न्यूटन, ये अंतिम बल दिया हुआ है। तो प्रोटॉन की कोणीय संवेग और घूर्णन गति ऊर्जा का परिक्रम कीजिए। कोणीय संवेग यानी कि जे आपको फाइंड करना है, और घूर्णन गति ऊर्जा आपको फाइंड करनी है। ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो देखिए, आप जानते हैं विकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv² अपॉन r, या फिर आप ओमेगा निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप ओमेगा लगा दीजिए, ओमेगा से भी आ जाएगा। ठीक है, एम ओमेगा² तो ये दिया हुआ है 4.9, 4.9 इंटू 10 to the power -10, और एम इसका कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10 to the power -27 इतना दिया हुआ है। और ओमेगा² और आर की वैल्यू 0.1 है। यहाँ से ओमेगा² निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10 to the power -10 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power -27 इंटू 0.1। तो ओमेगा इज इक्वल टू करेंगे तो रूट लग जाएगा यहाँ पर, और ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 50, और इंटू 10 to the power -10, ये हो जाएगा 10 to the power -28। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 to the power +28 हो जाएगा, +28, +28। इसको सॉल्व कर लेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू ये 7 और ये 4 इंटू ये करेंगे, कितना बचेगा? 28 में घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 18। तो 10 to the power 9, 9, ये 9 बचेगा। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 10 to the power 9, और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
पावर 8 होती है, 10 पावर 8, पावर 8। यहाँ से इसको आप डिवाइड कर लोगे तो 4 1 4 ये बचेगा, और 8 ना रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा आ गया आपका। ये आपका ओमेगा आ गया। उसके बाद कितने लगा रहा है, कितने जड़ता आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, mr²। mr² यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ इसके लिए। एम कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 पावर -27, और रेडियस यहाँ कितना है, 0.1। 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -27, और इसका स्क्वायर कर देंगे 10 पावर -2, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, -29 कितना हो जाएगा। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, कौन सा वेग, ये इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू, ये इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। आई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -29, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, 1.75 इंटू 10 पावर 8। क्या आया है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा देख लीजिए, 1.75 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1.6 में, 6 में कर लेंगे, 37, 6 से 42, 3 45, 4 6 4 10, ये हो जाएगा 5 7 1, और ये हो जाएगा 10, और ये 8 ये तीनों पे 2.8, 2.8, और इसको इससे करेंगे तो ये 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 8 माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे, 8 माइनस करने पर 8 माइनस कर देते, ना, जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड, किया जाएगा आपका। इसके बाद देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद अभी क्या फाइंड करना है आपको, थोड़ी सा रहेगा घूर्णन गति ऊर्जा। घूर्णन गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू हाफ आई इंटू मेगा स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.6, 1.6 इंटू 10 टू पावर -29, -39, और ओमेगा की वैल्यू कितना है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं, 1.75, 1.75 इंटू 10 टू पावर 8, 10 पावर 8 का होल स्क्वायर, ए इज इक्वल टू, ये डिवाइड करेंगे 0.8 हो जाएगा, और इंटू 10 टू पावर -29, 1.75 का भी स्क्वायर किया गया था आपका, तो ये आया था आपका टोटल, जब आपने इसका स्क्वायर किया था तो 3.0625 इंटू 10 टू पावर 16, तो ये आ जाएगा आपका, दस बताया था, 10 बताया था, तो यहाँ पे देख लीजिए ये आ जाएगा आपका 18, और 18 का अगर रूट लेंगे तो 9 रहेगा, 10 टू पावर 9 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 टू पावर 9, ये हो जाएगा 10 टू पावर 9, ठीक है, आपका हो जाएगा 10 टू पावर, करते हैं ना, तो रहेगा 10 टू पावर, ये 10 टू पावर 9, ये हो जाएगा 18, और इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, हाँ,
आठ पंचा 40, आठ पंचे 20, आठ सौ 48, पचहत्तर, टेन टू पावर ये कितना बचेगा, इसमें माइनस कर देंगे तो वन आ जाएगा, वन माइनस कर दिया जाएगा, ये आ जाएगा के की वैल्यू। ठीक है, तो ये के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी जूल में। ये आपका आंसर हो गया के की वैल्यू, और यहाँ पे के की वैल्यू, के की वैल्यू और वहाँ पर के की वैल्यू। ये दोनों आंसर हो गए, और ये दोनों आंसर आपने निकाल दिया। ये था